वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो यूरो में राउंड ऑफ 16 के जितने भी सारे मैचेस थे सारे अभी कंक्लूड हो चुके हैं और अभी हम लोग को मिल गया है हम लोगों का सारे क्वार्टर फाइनलिस्ट और उसी के साथ हम लोगों के पास है क्वार्टर फाइनल के फिक्सचर्स। तो एक एक करके इन डिटेल में बात करेंगे सारे क्वार्टर फाइनल मैचेस को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला जो मैच है वो है आपका स्पेन और जर्मनी के बीच। तो देखिए इस टूर्नामेंट में अभी तक जितने भी सारे मैचेस हुए हैं इंक्लूडिंग राउंड ऑफ 16 तो उसमें स्पेन और जर्मनी यही दो टीम है जिनको देख के आप कह सकते हो कि उनका कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा रहा है टूर्नामेंट में, कि वो दोनों ही जिस तरीके के फुटबॉल जो टाइप के फुटबॉल वो दोनों ही खेले हैं अभी तक उसमें वो दोनों कंसिस्टेंट रहे हैं। जर्मन के लिए आप फिर भी कह सकते हो कि स्विट्जरलैंड वाला मैच में वो लोग थोड़ा लड़खड़ा गए थे, लेकिन फिर भी वो लोग कमबैक किए और वो लोग अपना कैरेक्टर शो किए उस मैच में। लेकिन अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन अभी तक टूर्नामेंट में पावरफुल एंड डोमिनेंट परफॉर्मेंस एक के बाद एक मैच में लगातार देते हुए आ रहे हैं। तो ये मैच नो डाउट विल बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। दोनों ही फेवरेट्स हैं इस टूर्नामेंट में, तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि उस दिन इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर खेलता है। और जहां तक ये मैच की बात है तो मुझे नहीं लगता ये मैच केजी टाइप मैच होगा, क्योंकि स्पेन खुल के खेल रही है, खुल के अटैक कर रहे हैं और उनके अटैक में वो फ्लूइडिटी है। और दूसरी तरफ अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की अटैक भी आप कह सकते हो कि वो लोग डायरेक्ट फुटबॉल खेल रहे हैं, वो लोग ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं आस्क करते। दे विल अटैक यू ऑन योर फेस। मुझे लगता है कि दोनों ही टीम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही ये दोनों टीम का स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और हमें एंड टू एंड अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिल सकता है ये मैच में। और ये मैच में कौन जीतेगा ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोई भी जीत सकता है। अगर आप स्पेन जॉर्जिया वाला मैच की बात करें तो वो मैच भी बिल्कुल ही वन साइडेड कंफर्टेबल विक्ट्री था स्पेन के लिए, जहां ने वो लोग जॉर्जिया को बिल्कुल ही मैच में कभी भी आने नहीं दिया। और दूसरी तरफ अगर डेनमार्क की बात करें, डेनमार्क और जर्मनी वाला जो मैच हुआ तो वो वाले मैच में अगर डेनमार्क वो गोल जो डिसअलाउ हो गया था डेनमार्क का जो इंचिस ऑफसाइड था, वो गोल अगर हो जाता तो शायद मैच का जो रिजल्ट है वो कुछ और भी हो सकता, क्योंकि डेनमार्क को ये मैच में डेनमार्क को एक गोल ही चाहिए था, लेकिन वो गोल डेनमार्क का डिसअलाउ हो गया और तुरंत ही दूसरे तरफ जर्मनी को पेनल्टी मिल गया। तो इसीलिए गेम का जो मोमेंटम है पूरा ही शिफ्ट हो गया था जर्मनी की तरफ। इसीलिए वो मैच में जर्मनी उसके बाद पेनल्टी के बाद वो मैच में देयर वर नो कमबैक फॉर डेनमार्क। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर ओवरऑल बात करें तो जर्मनी का थोड़ा बहुत इश्यूज दिख रहा है जो कि है। और अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन अभी अभी तक तो स्पेन नियर अबाउट परफेक्ट फुटबॉल खेल रहे हैं उनके हर मैच में, इसीलिए इट विल बी अ परफेक्ट मैचअप फॉर बोथ द टीम्स। इस मैच में कुछ भी हो सकता है, बट मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि इस मैच में शायद शायद स्पेन हैज अ लिटिल बिट एज ओवर जर्मनी इन दिस मैच, एंड हो ही सकता है कि स्पेन ये वाला मैच जीत जाए, क्योंकि ओवरऑल स्क्वाड एंड डेप्थ और बेंच क्वालिटी दोनों ही स्पेन के पास थोड़ा बेहतर है, थोड़ा ज्यादा है। और दूसरी तरफ हम लोग को एक यंग टैलेंटेड प्लेयर्स की मैचअप भी देखने को मिलेगा, एक तरफ स्पेन की लमिन यमाल और दूसरी तरफ जर्मनी का जमाल मूसियाला। तो ये सारे मैचअप्स भी बहुत सही होने वाले हैं। एक तरफ जर्मनी का टोनी क्रूस तो दूसरी तरफ स्पेन में रॉड्री, एक तरफ स्पेन में पेड्री और फाबियन रुइस तो दूसरी तरफ जर्मनी में गोंदोगवान और उसके साथ काई हवर्स। तो ये सारा जो मैचअप्स हैं ये बहुत सही हैं। एंडलेस नंबर ऑफ सुपरस्टार्स हैं दोनों ही टीम में। तो देखते हैं ये मैच कौन जीतता है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं, जैसा कि मैं बोला, आई विल स्टिक विथ स्पेन इंस्टेड ऑफ जर्मनी इन दिस मैच। मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा कि ये मैच एंड में स्पेन ही शायद जीतेगी और स्पेन यहां से सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे। तो इसके बाद जो दूसरा क्वार्टर फाइनल है उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं, वो है आपका पोर्टुगल वर्सेस फ्रांस। तो देखिए ये मैच की अगर बात करें, दोनों ही टीम का बहुत सारा इश्यूज है जो कि पिच पे दिख रहा है हर दिन, और वो चीज कंसिस्टेंट है। जैसे कि अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस को हम लोग टूर्नामेंट चालू होने से पहले फ्रांस को मैं तो फेवरेट मान के ही चल रहा था कि उनके पास वो स्क्वाड डेप्थ है, वो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, वो क्लच प्लेयर्स हैं, तो इसीलिए मैं फ्रांस को ही बैक कर रहा था। लेकिन
जो फुटबॉल वो लोग खेले हैं अभी तक कोई भी ओपन प्ले से वो लोग गोल स्कोर नहीं कर पाए। उनको 2 ओन गोल मिला और उसके साथ-साथ 1 पेनल्टी मिला। यही 3 गोल वो अभी तक स्कोर किए हैं यूरो में और उसी के बदौलत ही वो लोग आ गए हैं क्वार्टर फाइनल में। दूसरी तरफ अगर पोर्टुगल की बात करें तो पोर्टुगल के फुटबॉल में भी आपको डिसजॉइंटेड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। भले ही मार्टिनेज थोड़ा बहुत ट्वीक करे कि पहले मैच में पालिनिया को नहीं खिलाए थे, कोई प्रॉपर डीएम खिलाए बिना वो शुरू किए थे 5 एट द बैक, लेकिन उसके बाद 4 एट द बैक में वो शिफ्ट किए और उसके साथ पालिनिया को एज अ डीएम वो मिडफील्ड में इंट्रोड्यूस किए। लेकिन फिर भी पोर्तुगल का जो ओवरऑल बॉल मूवमेंट है व्हाइल अटैकिंग वो थोड़ा स्लो है। दे नीड टू बी क्विकर ऑन द बॉल और उसके साथ-साथ आगे जाते हुए फाइनल थर्ड में डिसीजन मेकिंग भी उनका बहुत खराब है और लैक ऑफ क्लिनिकलनेस वो तो मतलब 7वें आसमान में है। वो चीज़ फ्रांस के लिए भी ट्रू है क्योंकि फ्रांस के पास भी जितना सारा क्वालिटी है, उनको भी बहुत सारा गोल स्कोर करना चाहिए था, लेकिन उनका भी फाइनल थर्ड में जाके वो लैक ऑफ क्लिनिकलनेस ये साफ-साफ दिख रहा है। इसीलिए ये दोनों टीम के बीच में अगर मैच होता है तो मैच में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम आगे जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच ही मेरे ख्याल से एक परफेक्ट मैचअप है। दोनों ही टीम का सिमिलर काइंड ऑफ इश्यूज रहे हैं इस टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है कि ये मैच हो सकता है कि ये मैच थोड़ा केजी मैच हो जाए और उसके बाद ये एक्स्ट्रा टाइम में जाए और उसके बाद टाई ब्रेकर में जाए। तो कुछ भी हो सकता है ये वाले मैच में भी, लेकिन मैं अगर मेरा ओपिनियन दूँ, मैं प्रेडिक्ट करूँ कि इन दोनों में से कौन आगे प्रोग्रेस करेंगे, तो मैं फ्रांस को ही बैक करूँगा एंड यू नेवर नो जब ज़रूरत ज़्यादा हो, जब ऐसे बड़े मैचेस में आपको मौका मिलता है तब शायद किलियन एम्बापे वैसा खेल जाए जैसा उसको खेलना चाहिए उसके पोटेंशियल पे। तो हो ही सकता है ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं मेरे प्रेडिक्शन में मैं यही कहूँगा कि आई कैन सी फ्रांस बीटिंग पोर्तुगल एंड मेकिंग प्रोग्रेस टू द सेमीफाइनल। तो एक सेमीफाइनल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि स्पेन वर्सेस फ्रांस होगा। वो भी एक बढ़िया एक्साइटिंग गेम होगा अगर सेमीफाइनल में ये होता है। दूसरी तरफ अगर एकदम ही उल्टा हो जाता है, मान लीजिए जर्मनी वर्सेस पोर्तुगल होता है सेमीफाइनल में, तो वो भी एक शानदार गेम ही होगा। तो देखते हैं इस दोनों मैचेस में क्या होता है, जैसा मैं प्रेडिक्ट किया हूँ वैसा होता है कि नहीं। आपका क्या ओपिनियन है ये मुझे ज़रूर बताएँ। आपको क्या लगता है कि स्पेन जर्मनी से कौन आगे प्रोग्रेस करेंगे? और दूसरी तरफ पोर्तुगल और फ्रांस ये वाला मैच में कौन आगे जाएगा? ये मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स और टर्की। तो देखिए हम लोग थर्ड में फिनिश ज़रूर किए थे ग्रुप में, लेकिन फिर भी रोमानिया के साथ हम लोग को एक कंफर्टेबल विक्ट्री मिला। इट वाज़ अ वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रोफेशनल परफॉर्मेंस। प्रोफेशनल तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ, मैच खत्म होने के बाद कहूँगा क्योंकि स्कोर लाइन 3-0 है। लेकिन अगर स्कोर लाइन 3-0 नहीं रहता तो मैं प्रोफेशनल नहीं कहता क्योंकि ये मैच में मेरे ख्याल से जो स्कोर लाइन है वो सही से चीज़ें नहीं बयाँ करते हैं। क्योंकि ये मैच में स्कोर लाइन हो ही सकता था कि 7, 8 या 9 गोल हो जाए क्योंकि पहले ही हाफ में अगर कायदे से देखा जाए तो नीदरलैंड्स कुड हैव स्कोर 3 टू 4 गोल्स और सेकंड हाफ की भी अगर बात करें तो सेकंड हाफ में भी हम लोग 4-5 गोल स्कोर कर ही सकते थे। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो नंबर ऑफ पासेस या बॉल पोजीशन ये तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है ये मैच में। लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो कि टचेस इन ऑपोजिशन बॉक्स वो इस मैच में हम लोगों के लिए 50 था। मतलब 50 टचेस नीदरलैंड हैड इन ऑपोजिशन बॉक्स। तो आप देख ही सकते हैं कितना डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था जब ये परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे नीदरलैंड से क्योंकि पिछला वाला मैच ऑस्ट्रिया के साथ हम लोग हार के आ रहे थे तो या आई वाज एक्सपेक्टिंग अ रिएक्शन फ्रॉम माय टीम और वो चीज हम लोग को देखने को मिला। रेंडर्स व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेयर ही इज क्योंकि वो और शाउटेन ये दोनों जिसको हम कह रहे थे कि मिडफील्ड में हम लोग का एक्सपीरियंस थोड़ा कम है लेकिन रोमानिया के अगेंस्ट में वो चीज वो दोनों करके दिखाए थ्रू आउट द मैच। रेंडर्स पूरा ही मिडफील्ड कंट्रोल कर रहा था और प्ले को डिक्टेट कर रहा था फ्रॉम द बैक और उसके साथ-साथ अगर शाउटेन की बात करें तो शाउटेन थोड़ा डीप खेल रहा था और उसके साथ-साथ प्रॉपर इंटरसेप्ट किए जा रहा था थ्रू आउट द मैच और उसके बाद वो रेंडर्स को बॉल सप्लाई कर रहा था और रेंडर्स गेम को डिक्टेट कर रहा था फ्रॉम द मिडफील्ड। तो ये चीज़ ये दोनों प्लेयर्स से देखने को मिले कि ये दोनों स्टेप अप किए थे और दूसरी तरफ जो कि होना भी चाहिए क्योंकि रोमानिया भले ही ग्रुप टॉप किया था लेकिन फिर भी अगर उनको आप नीदरलैंड्स के साथ स्क्वाड बाय स्क्वाड कंपेयर करें तो रोमानिया इज ऑब्वियसली द वीकर टीम। तो ये मैच में जाते हुए ऑब्वियसली नीदरलैंड्स वेर द फेवरेट्स लेकिन
हम लोग बहुत बार ऐसा देख चुके हैं कि टूर्नामेंट में जो भी फ़ेवरेट्स होता है, उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि उनको मैच जीतना होता है, सबका एक्सपेक्टेशन वही है। तो इसीलिए बहुत सारे वीकर टीम्स भी कभी-कभार अपसेट कर देती हैं और आगे प्रोग्रेस कर लेती हैं। जैसे ऑस्ट्रिया ने हम लोगों को हराया था और ऑस्ट्रिया ग्रुप टॉप किया था फ्रांस और नीदरलैंड्स होते हुए भी। लेकिन आप देखिए ऑस्ट्रिया भी तुर्की के अगेंस्ट में कैसे हार गए और ऑस्ट्रिया बाहर हो गया। तो आप देखिए कि रोमानिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही अपने-अपने ग्रुप में टॉप किए थे, लेकिन फिर भी राउंड ऑफ 16 से दोनों ही टीम बाहर चले गए। व्हेयरएज़ फ्रांस एंड नीदरलैंड्स जो कि सेकंड और थर्ड में फिनिश किए थे, वो अभी क्वार्टर फाइनल में पहुँच गए हैं और दूसरी तरफ टर्की भी अभी क्वार्टर फाइनल में पहुँच गया है। ऑस्ट्रिया और तुर्की वाला जो मैच था, इट वाज़ अ वेरी, वेरी गुड मैच और उसके साथ-साथ दोनों ही टीम एक साथ टो टू टो जा रहे थे। अपना जी-जान कोशिश कर रहे थे आगे जाने के लिए। तो मैं कहूँगा कि इस पॉइंट पे तुर्की ने थोड़ा ज़्यादा इंटेंट, थोड़ा ज़्यादा कैरेक्टर शो किए हैं क्योंकि तुर्की के पास वो क्वालिटी नहीं है जो ऑस्ट्रिया के पास है और ऑस्ट्रिया के पास राल्फ रागनिक भी है। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो ये मैच में ऑस्ट्रिया ऑब्वियसली वर द फेवरिट्स टू विन दिस गेम अगेंस्ट तुर्की, लेकिन मैच शुरू होते ही एक गोल हो जाता है जो ऑस्ट्रिया को मेरे ख्याल से थोड़ा उनका सेल्फ बिलीव हिल जाता है वहाँ पे और इसीलिए वो लोग मैच में बहुत धीरे-धीरे ग्रो करते हैं और सेकंड हाफ में भी वो लोग सेट पीस से फिर से कॉर्नर से ही एक गोल कंसीड कर लेते हैं। इट वाज़ अ शॉकर फॉर देम। तो इसीलिए उनका मैच में वापस आना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग एक गोल स्कोर कर दिए थे और उसके बाद उनको अगर कोई बिग चांस मिला, वो एकदम मैच के एंड में वो जो सुपरमैन के जैसा सेव किया तुर्की के गोलकीपर ने। मेरे ख्याल से इट इज़ द सेव ऑफ दिस टूर्नामेंट। तो उसी के खातिर तुर्की ने जीत गया मैच क्योंकि तुर्की अगर देखें सेकंड हाफ में सेकंड गोल करने के बाद मतलब तुर्की की एंटायर टीम दे वर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम देयर पेनल्टी बॉक्स। ऑस्ट्रिया ऐसा ही प्रेशर मेंटेन कर रहे थे तुर्की के ऊपर एंड तुर्की के सारे प्लेयर्स दे वर डिफेंडिंग विद देयर लाइव्स, दे वर हैंगिंग एट द एंड। मैं कहूंगा कि तुर्की ये जीत डिजर्व करते हैं क्योंकि वो अपना जी जान लगा दिए थे इस मैच में। और ऑस्ट्रिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया से आई एक्सपेक्टेड बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम देम क्योंकि वो लोग के पास भले ही बॉल पोजीशन हो या वो लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम तुर्की के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बिग चांसेस ऐसा वो लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे थे एक्सेप्ट दैट लास्ट शॉट। तो उसको छोड़ के मैच में ऐसा कुछ था नहीं, तो इसीलिए मेरे ख्याल से इट वाज फेयर रिजल्ट फॉर तुर्की और इसी के खातिर तुर्की आ गए हैं क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट नीदरलैंड्स। तो ये मैच में भी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा है हर वक्त कि पहले आप क्या करके आए हो वो मैटर नहीं करता, आप उस दिन क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। इसीलिए आप देखिए कि ऑस्ट्रिया, रोमानिया ये लोग तो ग्रुप लीग में अच्छा ही करके आ रहे थे, ग्रुप टॉप होके, लेकिन राउंड ऑफ 16 में एक दिन खराब हो गया, तो वो लोग बाहर हो गए। तो इसीलिए ये मैच में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई विल बैक माय टीम नीदरलैंड्स क्योंकि मेरे मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे तुर्की के पास वो क्वालिटी नहीं है टू टू रिस्ट्रिक्ट अस फ्रॉम स्कोरिंग। हम लोगों का जो बैकलाइन है, इट इज़ आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट बैकलाइन्स इन द यूरोस इन अमंग द ऑल द टीम्स। और उसी के साथ-साथ हम लोगों की जो अटैकिंग प्लेयर्स हैं, वो भी अच्छा ही खेल रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है नीदरलैंड्स में, वो है कि लैक ऑफ फिनिशिंग, लैक ऑफ आप कह सकते हो लैक ऑफ क्लिनिकलनेस क्योंकि पोलैंड के साथ मैच में भी हम लोग अगर चाहते तो 5-6 गोल मार सकते थे और रोमानिया वाला मैच में भी हम लोग अगर चाहते तो 7-8 गोल मार सकते थे और इवन अगर ऑस्ट्रिया के साथ भी हम थोड़ा क्लिनिकलनेस दिखाते तो वो मैच भी हम लोग नहीं हारते, वो मैच में भी हम लोग 3-4 गोल मार ही देते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़ा क्लिनिकलनेस दिखाना होगा। भले ही लास्ट वाला मैच में आप 3-0 जीत गए अगेंस्ट कंपैरेटिवली वीकर टीम, लेकिन फिर भी तुर्की को आप हल्के में नहीं ले सकते। यू हैव टू प्ले योर ए गेम टू विन दिस गेम एंड गो इनटू द सेमीफाइनल्स। तो मैं यहाँ से मेरी टीम को ही बैक करूँगा। तो आई विल से कि नीदरलैंड्स सेमीफाइनल में जा रहे हैं यहाँ से और उसके बाद लास्ट वाला जो मैच रहता है वो है इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड। तो ये मैच में भी कुछ भी हो सकता है। अगर आप स्क्वाड बाय स्क्वाड जाएँगे तो ऑब्वियसली इंग्लैंड हैज़ द बेस्ट स्क्वाड आई थिंक इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन आप लोगों को मालूम ही है कि इंग्लैंड कैसे टट्टी फुटबॉल खेलते हैं, कैसे टट्टी उनका टैक्टिक्स रहता है। वो लोग सीट बैक करके अपना पूरा ही मैच निकाल लेंगे अगर उनको एक अर्ली गोल मिल जाता है और अगर नहीं भी मिलता है तो उनको
सेव करने के लिए हमेशा हैरी केन या जूड बेलिंगम स्टेप अप करते हैं। तो ये मैच में भी क्या इंडिविजुअल ब्रिलियंस के खातिर ही इंग्लैंड ये मैच जीतेंगे? अगर मैं मेरा ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि ये मैच में स्विट्ज़रलैंड आगे जाएँगे। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के पास वो कैरेक्टर है, स्विट्ज़रलैंड के पास वो ज़िल है ये मैचेस जीतने का, और ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि स्विट्ज़रलैंड लास्ट वाले यूरो में फ्रांस को बाहर किए थे। ये वाले यूरो में वो लोग इटली को भी हरा चुके हैं ऑलरेडी, और उनका परफॉर्मेंस जो जर्मनी के साथ वो भी बेहतर था, और मुझे नहीं लगता इंग्लैंड अगर वो टैक्टिक्स से खेलेंगे, जैसा वो लोग अभी तक खेलते हुए आ रहे हैं कि वो लोग प्रेशर ऑब्जर्व करेंगे और कंटीन्यूअस डिफेंस करेंगे, तो उसमें उनका कोई भला होगा इस मैच में। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के पास वो अटैकिंग थर्ड पे वो क्वालिटी है कि वो मैच जीत सकते हैं, 2-3 गोल मार सकते हैं और वो गेम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का थोड़ा आपका एडवांटेज ज़्यादा है। तो हो सकता है कि ये मैच में एट द एंड स्विट्ज़रलैंड ही जीत जाए, और अगर इंग्लैंड ये मैच जीतेंगे तो इंग्लैंड को फिर से ये मैच मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा टाइम और उसके बाद टाई ब्रेकर तक लेके जाना होगा। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मेरा प्रेडिक्शन दूँ तो यहाँ पे नीदरलैंड्स और स्विट्ज़रलैंड के बीच मेरे ख्याल से सेमीफाइनल होगा, जो कि बहुत बढ़िया गेम होने वाला है हम लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है। अगर इंग्लैंड को क्वार्टर फाइनल में हरा के स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं, तो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। तो इसीलिए वी हैव टू प्ले बेटर फुटबॉल, वी हैव टू प्ले आवर ए गेम अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड एज़ वेल इफ वी वांट टू प्रोग्रेस टू द फाइनल। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। आप लोगों का क्या राय है ये 2 मैचेस को लेके, नीदरलैंड्स और तुर्की और इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड? ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। सेमीफ़ाइनल में कैसे-कैसे मैचअप्स हो सकते हैं और आपको क्या लगता है कौन से वो 2 टीम होंगे जो फाइनल तक जाएँगे? ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। सेमीफ़ाइनल का प्रेडिक्शन तो मैंने दे दिया, फाइनल का प्रेडिक्शन मैं अभी नहीं दूँगा। पहले क्वार्टर फाइनल्स मैचेस हो जाए, उसके बाद जब हम लोग को सेमीफ़ाइनल के फिक्सचर्स मिल जाएँगे, उसके बाद हम लोग फिर से प्रेडिक्ट करेंगे कौन से टीम्स आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल यूरो का अब तक एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा रहा, ये भी मुझे ज़रूर बताएँ। आप लोगों का जो प्रेडिक्शन है, वो भी मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट करके। और इसी के साथ चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी जब क्वार्टर फाइनल मैचेस होंगे, उसके बाद मैं फिर से एक-एक मैच रिएक्शन वीडियो फिर से बनाऊँगा और लाऊँगा आप लोगों के सामने। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आप चैनल में नए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।